जब गवाह कर रहे हों गुमराह, जब सबूत देते हैं फरेब का संकेत, तब स्याह अपराधों की परतें खोलने और जुर्म के तह तक जाने के लिए आता हूं मैं, डिटेक्टिव माधव तिवारी, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। नमस्कार, मैं हूं डिटेक्टिव माधव तिवारी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम करती है हर संगीन जुर्म की पड़ताल। हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि एक अपराधी के दिलो दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि उसकी रगों में पनपने लगता है विषैला बीज, वो भी क्राइम का। हम ये भी पता करने की कोशिश करते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, वो जाए सलाखों के पीछे। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। वो दबंग कहलाते हैं, बाहुबली कहलाते हैं, लेकिन असल में वो हैं सियासत के सियाह चेहरे। अंबेडकर नगर के टांडा में डबल मर्डर हुआ और इस डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई थी। इलाके में सनसनी इसलिए फैल गई थी क्योंकि जिसका मर्डर हुआ था वो भी एक नेता था और जिस पर आरोप लगे थे वो तो वहां का विधायक था। इंसाफ की गुहार लगाता है एक परिवार। सबको एक एक के पता करके सबको गिरफ्तार करिए, जो मिली भगाता है। डबल मर्डर का सियासी कनेक्शन। चाचा भतीजे की मौत की आखिर वजह क्या? चेहरे खामोश हैं और आंखें आंसुओं से सराबोर। मेरे सीने में लगा है, मेरे पूरे परिवार पे धक्का लगा है, सबसे बड़ी धक्का हमको लगी है। मातम मौत का है, विरोध मौत का। पूरा मामला जानने के लिए आपको पहले फ्लैशबैक में ले जाएंगे। ये सियासत की ऐसी खूनी बिसात है जिसमें राजनेता अपना दबदबा कायम करने के लिए एक दूसरे को मौत के रूप में मात दे देते हैं। मामला जिला अंबेडकर नगर के हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष राम बाबू गुप्ता से जुड़ा है। 3 मार्च 2013 की वो शाम थी। रोज की तरह साइकिल पर सवार होकर राम बाबू अपने घर से हंस रसोई रेस्टोरेंट के लिए निकले थे। इतने में जैसे ही वो चंद्रदेव टॉकीज के पास पहुंचे, अचानक अज्ञात हमलावर उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं और घटना को अंजाम देकर हत्यारे चंद पलों में ही मोटरसाइकिल से फरार हो जाते हैं। रामबाबू की हत्या किसने और क्यों की और इस हत्या से किसे फायदा होने वाला था, ये सवाल पुलिस के लिए अब भी अनसुलझे हैं। रामबाबू की गिनती टांडा की चर्चित शख्सियतों में होने के साथ साथ प्रमुख नेताओं में भी थी। सरेआम उनकी इस तरह हत्या की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। घर से चंद फासले की दूरी पर हुई इस घटना की जानकारी जैसे ही राम बाबू के परिजनों को मिली, पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। और परिवार के सदस्य घटनास्थल के लिए दौड़ पड़ते हैं। जिस तरीके से राम बाबू पर हमला किया गया, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि हमलावर उन पर पहले से ही घात लगा के बैठे थे। और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि शाम के समय राम बाबू अकेले ही
अपने रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं और तभी उन्हें आसानी से अपना शिकार बनाया जा सकता है। उधर राम बाबू का शव जैसे ही उनके घर पहुंचा, शहर के हालात इस कदर बेकाबू हो जाते हैं कि पुलिस के लिए भी संभालना बेहद मुश्किल हो रहा था। हालात के मद्देनजर शहर भर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी जाती है। शहर के तनावपूर्ण माहौल में थाना अलीगंज पुलिस मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 33/2013 में दर्ज करती है। राम बाबू के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खाकी पर बेहद दबाव था। वहीं सियासी रसूख के चलते इस हत्याकांड की गूंज विधानसभा तक पहुंचती है। पुलिस इरफान को राम बाबू हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त बता रही थी। आखिर ये इरफान कौन था और इसकी राम बाबू से दुश्मनी क्या थी? इसके पीछे क्या एक सियासी वजह थी या फिर हत्या का कारण कुछ और था? इन सब के बीच में पुलिस ने जो खुलासा किया, क्या वो खुलासा सही था? क्या पुलिस सही ट्रैक पर थी या फिर वो किसी धोखे का शिकार थे? मृतक राम बाबू के परिजन भी इस हत्याकांड का कसूरवार सपा विधायक को बताते हैं और विधायक की गिरफ्तारी की मांग करने लग जाते हैं। राम बाबू हत्या का मुख्य वजह जो है, अगस्त 2012 में स्थानीय विधायक जो यहाँ का टांडा अजीमुल हक पहलवान समाजवादी पार्टी के हैं, उनके जीतने के बाद एक हमारे मोहल्ले के मोदनवाल परिवार में एक लड़की के घर में उसके घुसकर रात में छेड़खानी का मामला आया, जिसमें पीड़ित परिवार जो मोदनवाल था उसका मुकदमा पुलिस द्वारा नहीं लिखा जा रहा था, उल्टे उसी के ऊपर मुकदमा लिखकर उसको जेल भेजा गया। उसी का पीड़ित परिवार का मुकदमा लिखवाने के लिए राम बाबू ने जो सहयोग किया और जो जनता का सहयोग रहा, उसी के एवज में राम बाबू की हत्या का कारण बना, क्योंकि स्थानीय विधायक अजीमुल हक पहलवान को लगा कि ये हमारे बीच में बहुत बड़ा कांटा बनेगा भविष्य में, इसलिए उनको रास्ते से हटा दिया गया। सपा विधायक अजीमुल हक उर्फ पहलवान अपने आप को बेकसूर बता रहे थे। यही नहीं, राम बाबू हत्याकांड की मुख्य वजह वो उनके पारिवारिक विवाद को बता रहे थे। ऐसे मामलों की गुत्थम गुत्थी में उलझा ये मामला अभी भी पूरे खुलासे का इंतजार करता दिखाई दे रहा है। मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि 4 दिसंबर 2013 को अंबेडकर नगर के टांडा का अलीगंज इलाका एक बार फिर गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। हंस तिराहे पर दवा लेने आए कुछ लोगों ने राम बाबू गुप्ता के भतीजे राम मोहन गुप्ता को भी गोलियों से छलनी कर दिया। परिजनों के मौके पर पहुंचने से पहले ही राम मोहन दम तोड़ चुका था। राम बाबू के भतीजे राम मोहन की हत्या क्यों की गई, ये सवाल अहम था और सबसे बड़ा सवाल था। सवाल इसलिए था क्योंकि राम मोहन अपने मेडिकल स्टोर पर बैठा हुआ था और उससे कुछ लोग दवा मांगने आते हैं और वही बन जाते हैं उसके हत्यारे। वो हमलावर उसे गोली मार देते हैं। लेकिन ये हत्या की क्यों जाती है? इस हत्या के पीछे वजह क्या थी? शहर के सबसे चर्चित परिवार के शख्स की हत्या की यह खबर पुलिस के लिए भी चौंकाने वाली थी। उधर परिजनों की तहरीर पर इलाके के विधायक अजीमुल हक उर्फ पहलवान
और इरफान समेत 4 लोगों पर हत्या के चलते 302 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। दरअसल 4 दिसंबर 2013 को हुई राम मोहन गुप्ता की हत्या के कुछ ही महीनों पहले 3 मार्च 2013 को टांडा में ही मृतक के चाचा और क्षेत्र के सबसे चर्चित शख्स राम बाबू गुप्ता की दुस्साहसिक हत्या कर दी गई थी। सबसे अहम बात थी कि राम मोहन ही अपने चाचा की हत्या का सबसे अहम गवाह था। और इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर अंबेडकर नगर पुलिस बेहद दबाव में थी। आखिरकार पुलिस इस मामले का खुलासा करते हुए अपनी जांच से विधायक अजीमुल हक उर्फ पहलवान को राम मोहन और राम बाबू हत्याकांड केस से निकालकर कुछ और लोगों को गिरफ्तार करती है। डबल मर्डर कांड की ये गुत्थी पुलिसिया खिताब में तो सुलझ गई, लेकिन पीड़ित परिवार आज तक इससे संतुष्ट नहीं हो सका और उसे अभी भी इंसाफ का इंतजार है। कोर्ट में परिवार का संघर्ष बदस्तूर जारी है। मामला कोर्ट में है, लेकिन सवाल अब भी ये बना हुआ है कि आखिर इसके असल गुनहगार कौन है? वो जो सलाखों के पीछे बंद हैं या फिर उनके कंधे को इस्तेमाल करके किसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? सियासत का रंग अक्सर सफेद पेश किया जाता है, लेकिन वो कितनी स्याह है ये जुर्म की दास्तान बताती है। सियासत के कई चेहरे हैं और उसमें वो कितनी रक्त रंजित है ये हम आज आपको बताएंगे। इलाहाबाद के जवाहर हत्याकांड को देखिए और जानिए कि लोग आज भी उसको लेकर दहशत में जीते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला देने वाला यह हत्याकांड 13 अगस्त 1996 की तारीख से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन झूंसी विधायक जवाहर उर्फ पंडित रोज की तरह उस दिन भी अपने घर से निकले थे। शाम के वक्त जवाहर अपनी पत्नी विजमा यादव से फोन पर बातचीत करते हैं, जिसमें विजमा उन्हें घर जल्दी आने की बात कहती है। इसके बाद करीब 7 बजे जब जवाहर अपनी कार से अपने घर लौट रहे थे, अचानक सिविल लाइंस इलाके में कुछ लोग उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस वारदात में विधायक जवाहर यादव और उनके ड्राइवर सहित एक अन्य सहयोगी की मौत हो जाती है। मेरे पति हैं, विधायक थे, सिविल लाइन में उनके AK-47 से उनके ऊपर चलाई गई और उसके बाद उनकी हत्या कराई गई। और विधायक जी के राजनीति बैकवर्ड की राजनीति करने वाले उनको इलाहाबाद में पहली बार सिविल लाइन में AK-47 चली गई। अपराधियों ने वारदात में वैन का इस्तेमाल किया था। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था।
खास बात ये रही कि इस वारदात में इलाहाबाद में पहली बार अत्याधुनिक AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया था। और जवाहर यादव के पूरे शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस बेहद हाई प्रोफाइल मामले में थाना सिविल लाइंस में IPC की धारा 302, 307, 147, 148, 149, 34 और 07 क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा अपराध संख्या 515/96 में दर्ज किया जाता है। अब उस समय तो किसी का नाम तुरंत खुल के सामने नहीं आया था, लेकिन ये जरूर था कि ये शराब या फिर बालू खनन को लेकर जो है दुश्मनी लोगों से इनकी थी और उसी कारण ये मर्डर हुआ था। हत्याकांड के दौरान समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार में शामिल थी और उसके मुखिया मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री हुआ करते थे। ऐसे में विधायक के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर एक दबाव तेज होता जा रहा था। जवाहर यादव की गिनती क्षेत्र के तेज तर्रार नेता के रूप में होती थी। दबंग प्रवृत्ति के जवाहर की एक छवि बाहुबली के रूप में भी थी, जिसकी वजह से इस मामले को सियासी रंजिश से जोड़ा जा रहा था। जवाहर हत्याकांड के तार इलाहाबाद के एक रसूखदार परिवार से जुड़ रहे थे। अब सवाल उठने लगा था कि ये लड़ाई किसकी थी? क्या ये इलाहाबाद में रसूख की लड़ाई चल रही थी? जवाहर के परिवार वालों ने रसूखदार दबंग सियासी करवरिया परिवार के सदस्यों को आरोपी बनाया था। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद से ताल्लुक रखने वाले करवरिया परिवार का सियासी दायरा और प्रभाव इलाहाबाद समेत आसपास के क्षेत्रों में भी था। इस परिवार की गिनती भी बाहुबली राजनेताओं में होती थी। वहीं जवाहर यादव परिवार की ओर से जब हत्याकांड में करवरिया परिवार के मुखिया मौला बुक्कल और उनके बेटों कपिल मुनि करवरिया, उदय भान करवरिया और सूरज भान करवरिया सहित कल्लू को नामजद किया गया तो सियासी आरोप प्रत्यारोप और भी तेज होने लगे थे। यह हत्याकांड अब तक दो बाहुबली नेताओं की सियासी जंग के कारण सुर्खियों में आ चुका था। एक और पीड़ित परिवार जहां खुलकर करवरिया परिवार को मुजरिम साबित करने पर उतारू था। इन्हीं लोगों ने किया है। मौके पे थे उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया, ये सारे लोग ही कराए नहीं किए हैं। तो दूसरी ओर आरोपी पक्ष इसे सिरे से खारिज कर रहा था। दोनों पक्षों के मजबूत राजनीतिक पहलू को देखते हुए पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। इलाहाबाद का बहुचर्चित हत्याकांड दो रसूखदार परिवारों के बीच में अटक गया था और पुलिस की जांच पुलिस फाइल में दब कर रह गई थी। न CBCID की जांच आगे बढ़ रही थी, न पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी। ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर जवाहर हत्याकांड का रिजल्ट क्या होगा। सियासी दांवपेच के बीच यह मामला
कई बार सीबीसीआईडी को भी सौंपा गया, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। खास बात यह रही कि वक्त गुजरने के साथ साथ जवाहर हत्याकांड से जुड़े दोनों ही पक्ष क्षेत्रीय सियासत का अहम चेहरा बन चुके थे। जवाहर यादव की पत्नी विजमा यादव अब उनकी राजनीतिक विसात को संभालते हुए प्रतापपुर से सपा विधायक हैं। इस घटना में शामिल एक आरोपी की मौत हो गई है और कपिल मुनि करवरिया और उदय भान करवरिया जेल में बंद हैं। हालांकि विधायक विजमा यादव खुद सुरक्षा घेरे में रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हर वक्त हर पल डर सताता रहता है। कानूनी दांव-पेचों में उलझा ये मामला अब भी अदालत की चौखट पर है और अपने मुकाम तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से नामजद आरोपी कानून से बचते रहे हैं और अभी भी सियासी चालें चली जा रही हैं, उससे इस मामले की और भी लंबा चलने की संभावना अभी भी नजर आ रही है। मामला आज भी कोर्ट में है। 20 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस पर फैसला नहीं आ सका है, क्योंकि पुलिस आज तक ये नहीं पता कर पाई है कि जवाहर हत्याकांड का असल गुनहगार कौन था।